गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेक्टर क्या होता है आपको पता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे। देखिए, वेक्टर को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, वैसे पढ़ने मैथमेटिक्स में पढ़ने नहीं पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, पूरे वेक्टर में हम सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं जिसका कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है, हम पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक लाइन के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक डायरेक्शन होता है। लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैथमेटिक्स में वेक्टर का। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन को हम फिगर में कैसे डिनोट करते हैं भाई, ऐसे एरो इधर भी एरो इधर भी, ये आपका लाइन होता है। कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर बस एरो लगा देते हैं इस तरह से भाई। और एक होता है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का ही पार्ट होता है जिसके पास कुछ लेंथ होता है। लाइन के पास कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता, लाइन सेगमेंट के पास डिफिनिट लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लाइन सेगमेंट है, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर में बार लगा देते हैं इस तरह से भाई। ये लाइन सेगमेंट होता है, इसको हम लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट बेसिकली है ऐसे ए बी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, ये लाइन सेगमेंट है। अगर इसी लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दूँ, ठीक है, या तो आप ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं या तो आप ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं भाई। तो मैंने मान लिया कि मैंने इस लाइन सेगमेंट को मैं ऐसे डायरेक्शन दे दिया कुछ। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्टर लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी हो गया, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। अब देखिए वेक्टर के बारे में आप लोगों को पता है कि वेक्टर क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, हम इसको वेक्टर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्योंकि है तो बेसिकली लाइन सेगमेंट, अगर ये लाइन सेगमेंट है तो भाई इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर इस लाइन सेगमेंट को मैंने डायरेक्शन दे दिया तो क्या बन गया, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको हम वेक्टर ही कह सकते हैं। तो देखिए आगे वही लिखा मैंने, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को फिगर में कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ ए यहाँ बी, ये आपके पास सेगमेंट है, यहाँ पे कुछ एरो लगा दो तो बन जाता है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। इसको या तो सिंपली हम ए ऐसे करके भी लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, और डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को क्या, सॉरी मैं क्या बोला, एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। ये आपके पास डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है तो वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी कि जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है इसको मैं वेक्टर कर सकता हूँ। ठीक है, और वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, ठीक है, वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ए बी के ऊपर एरो लगा दीजिए या सिंपली आप ए एरो लगा दीजिए। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं रीड एज वेक्टर ए बी या वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम वेक्टर ए बी वेक्टर या वेक्टर ए वेक्टर भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर ये डायरेक्टर लाइन सेगमेंट है, ये मान लो कि आपके पास लाइन सेगमेंट है, अगर मैं इसको एक डायरेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। ये यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको हम टेल भी कहते हैं, इसको हम हेड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी। ठीक है, इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको हम टर्मिनल या फाइनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर, या सिंपली अगर इस ये पूरा वेक्टर है तो वेक्टर को हम सिंपली वैसे भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी मैग्नीट्यूड को डिनोट कर सकते हैं, मॉड ए वेक्टर। यहाँ लिखा हुआ है
ठीक है, या सिंपली सिर्फ अगर हम ए भी लिख देते हैं तो भी ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप लोग की इतनी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, समझिएगा मेरी बातों को। देखिए, ए मानिए एक्स, ए मानिए वाई, ए मानिए जेड, ठीक है। कंसिडर ए पॉइंट इन ए स्पेस। स्पेस कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक आप पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए। हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, ठीक है। ये आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। एक मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पे है पी, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड। ये आपके पास ऑरिजिन है। अगर मैं यहाँ से ऑरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट से एक वेक्टर पास करा दूँ, ऑरिजिन से इस पॉइंट पी के पास अगर मैं एक वेक्टर पास करा दूँ, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। और पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। मेरी बातें समझ गए, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट, मतलब द वेक्टर ज्वाइनिंग टू ए पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर को हम ओपी वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ए बी और एक पॉइंट सी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई, ये आपके पास जेड, ये आपके पास ऑरिजिन है, ठीक है। अगर मैं ऑरिजिन से इस पॉइंट ए के पास एक वेक्टर ज्वाइन कर दूं तो ये भी होगा पोजीशन वेक्टर, किसका भाई, ए का। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा बी का पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर। और इसको मैं सी को ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगा सी वेक्टर, किसका भाई, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब में होता है कि द वेक्टर ज्वाइनिंग टू ए पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसको हम ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको क्या भाई, सी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। वही सर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए, कंसिडर ए पॉइंट पी इन ए स्पेस होज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, द वेक्टर ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ से पी को अगर वेक्टर ज्वाइन कर दें तो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, या सिंपली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द वेक्टर ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू ए पॉइंट पी इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। कैसे डिनोट करते हैं भाई पोजीशन वेक्टर को, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, किसी भी पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, यानी मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ बेसिकली क्या होगा भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ को डिनोट करने का तरीका होता है कि पोजीशन वेक्टर में आप मॉड लगा दो, या सिंपली आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मॉड आर वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, या सिंपली हम इसको आर भी कहते हैं, आर से भी डिनोट किया जाता है। अब रही बात ये कि अगर ओपी पोजीशन वेक्टर है तो ओपी पोजीशन वेक्टर, ओपी अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, तो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि मोड ओपी इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको आप सिंपली आर से भी डिनोट कर सकते हैं, आर भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर जनरली डिनोटेड बाई, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट है ए बी सी 3 डायमेंशनल फिगर में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट बी यहाँ पे, एक पॉइंट सी यहाँ पे। अगर मैं ऑरिजिन को मैच करूँगा बनेगा पोजीशन वेक्टर, ए बी पोजीशन वेक्टर, ए बी पोजीशन वेक्टर। तो ए के पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे डिनोट करूँगा, ए वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर, सी के पोजीशन वेक्टर को मैं सी वेक्टर से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मान लीजिए कि एक पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है, एक्स, इसको एक समझिए, इसको वाई समझिए, इसको जेड समझिए, ये आपके पास ऑरिजिन है। अगर मैं इस ऑरिजिन को इस पॉइंट को मिला दूं तो बनेगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर एक के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, वाई के साथ अगर बीटा एंगल बनाता है, जेड के साथ अगर गामा एंगल बनाता है, तो अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। और इसी डायरेक्शन एंगल का अगर हम कॉस ले लेते हैं तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन, जिसको एल से, एम से और एन से डिनोट किया जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इफ पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा बीटा गामा और कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल कहा जाता है, और उसी को अगर कॉस्ट लिया जाता है तो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन, जिसको एल से, एम से और एन से डिनोट किया जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाई एल, एम और एन, यानी कि एल को
हम कॉस अल्फा बोलेंगे, एम को कॉस बीटा बोलेंगे और एन को कॉस गामा बोलेंगे। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, एम इक्वल टू कॉस बीटा होगा, एन इक्वल टू कॉस गामा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक्स, ये आपके पास वाई, ये आपके पास जेड है। ठीक है, ये ऑरिजिन एक पॉइंट पे यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। सपोज मान लेते हैं अगर मैं ऑरिजिन से पास कर दूँ तो ये बनेगा पोजीशन वेक्टर। अगर सपोज मान लीजिए कि ये ओपी पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता है, वाई के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है और जेड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो बताइए इसका डायरेक्शन को साइन क्या होगा। देखिए तो 120 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसको हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल। ठीक है, सवाल क्या था कि इसका डायरेक्शन को साइन बताइए, मतलब एल बताइए, एम बताइए और एन बताइए, ये एल एम एन क्या है। तो 120, 60, 30 क्या होगा भाई डायरेक्शन एंगल, और इसी का अगर हम कॉस ले लेते हैं, कॉस 120, फिर क्या भाई कॉस 60, फिर क्या भाई कॉस 30, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। ठीक है, जिसको एल से, एम से और एन से डिनोट करते हैं। इसको हम एल बोलते हैं, इसको हम एम बोलते हैं और इसको हम एन कहते हैं। एल का देखो कॉस 120 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 + 30 तो हो जाएगा माइनस साइन 30, तो बोले तो माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ पे। कॉस 60 बोले तो 1/2 होगा भाई, कॉस 30 बोले तो √3/2 आ जाएगा। तो -1/2 और 1/2 और √3/2 इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस गिवन पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट, अब बात है आपके पास ये डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो देखिए, मान लीजिए फिर से पॉइंट पे यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अगर हम ऑर्डिनेट से मिला देंगे तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जिसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करेंगे या सिंपली हम ओपी वेक्टर से डिनोट करेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, आर से डिनोट करते हैं सिंपली। ठीक है, अब करना क्या होता है कि इस पॉइंट पी से आप एक्स पे लाइन ड्रा करो परपेंडिकुलर, वाई पे लाइन ड्रा करो परपेंडिकुलर, फिर जेड पे लाइन ड्रा करो परपेंडिकुलर। अगर हम पी से अगर एक्स पे लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगा एक्स, वाई पे लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगा वाई, और जेड पे लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना आ जाएगा भाई, जेड आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना हुआ है ये अल्फा बना हुआ है, अल्फा ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास गामा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये आपको दिख नहीं रहा कि 90 है लेकिन बेसिकली है 90 है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये 90 है, 90 के सामने का एंगल क्या कहलाएगा भाई, हाइपोटेनस कहला जाएगा। ठीक है, और हमें एंगल ये कंसिडर करेंगे और कॉस अल्फा यूज करेंगे तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा, मेरा बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा यूज करो तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना भाई एक्स, हाइपोटेनस होगा आर, तो एक्स बटा कितना आ जाएगा आर। यहाँ से आप एक्स निकालो तो मिलेगा आर कॉस अल्फा। ठीक है, आर कॉस अल्फा। और आपको पता है कि कॉस अल्फा किसके बराबर होता है भाई, कॉस अल्फा एल के बराबर होता है। बेसिकली कॉस अल्फा डायरेक्शन को साइन है और कॉस अल्फा अगर डायरेक्शन को साइन है तो इसको हम एल से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एल रख दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एल आर आ जाएगा। सिमिलरली कहाँ जाना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल को दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में जाना है। यहाँ पे कुछ मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पी दे दो, यहाँ क्यू दे दो, यहाँ आर दे दो, यहाँ एस दे दो। ठीक है, इन ट्रायंगल जाइए, पी ओ क्यू में चले जाइए, यहाँ पे कॉस बीटा यूज कीजिए तो कॉस बीटा बराबर क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस आपके पास ये हो जाएगा वाई बाई कितना आर आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए कॉस बीटा इक्वल टू वाई बाई आर, यहाँ से वाई अगर करेंगे तो मिलेगा आर कॉस बीटा आ जाएगा भाई। ठीक है, और कॉस बीटा किसके बराबर, कॉस बीटा हो जाएगा एन के बराबर, क्योंकि कॉस बीटा भी डायरेक्शन को साइन है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ सॉरी एन नहीं एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एम, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एम आर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस गामा, फिर चलना पड़ेगा आपको इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे गामा बना हुआ है तो इसके हिसाब से ये मेरा बन जाएगा बेस, ये हो जाएगा मेरे पास हाइपोटेनस। तो कॉस गामा यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब जेड बटा आर, जेड बटा आर, यहाँ से जेड निकाल लीजिए, यहाँ से जेड निकालेंगे तो आर आ जाएगा कॉस गामा। ठीक है, और कॉस गामा को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, ये भी डायरेक्शन कोसाइन है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एन आर, यानी कि एक्स इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल टू एन आर। जो यहाँ पे आपको ये टर्म मिला हुआ है एल आर, एम आर और एन आर, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। एल आर, एम और एन आर इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, जिसको हम ए से, बी से और सी से डिनोट करते हैं। वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि एल आर, एम और एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो डिनोटेड बाई ए, बी और एंड सी से भी।
ठीक है। डायरेक्शन रेशियो को हम ABC से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ, LR को बोलते हैं, MR को बोलते हैं, और क्या भाई NR को बोलते हैं। इसको हम A से डिनोट करते हैं, इसको हम B से डिनोट करते हैं, इसको हम C से डिनोट करते हैं, यानी कि A बराबर LR होगा, B बराबर C MR होगा, C बराबर भाई NR आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, L में R से मल्टीप्लाई करते हैं, और L क्या होता है, L होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर, और R क्या होता है, R होता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है मेरे को अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो। उसी सिमिलरली अगर B निकालना होगा तो M में R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, M भी आपके पास डायरेक्शन कोसाइन, और R क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर C निकालना होगा तो हम N में R से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो का, A बराबर LR, B बराबर MR और C बराबर क्या भाई NR आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट P XYZ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ABC। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये कि अभी मैंने क्या बोला कि LR और MR और NR को हम कैसे डिनोट करते हैं, LR और MR NR को हम ABC से डिनोट करते हैं। हम इसकी जगह पे A लिख देंगे तो हो जाएगा X इक्वल टू A, यहाँ पे क्या आएगा भाई X इक्वल टू A आ जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा Y इक्वल टू B आ जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा भाई Z इक्वल टू C आ जाएगा, क्योंकि LR और MR और NR को हम ABC से डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना था, XYZ है ना, XYZ। तो बताओ हम X की जगह क्या रख सकते हैं, A, वहाँ से यहाँ से A, Y की जगह B और Z की जगह C, यानी कि पॉइंट P अगर XYZ है तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ABC से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो होगा A इक्वल टू LR, B इक्वल टू MR और C इक्वल टू NR। अब देखिए A की जगह हम X रख सकते हैं, B की जगह Y रख सकते हैं, C की जगह हम Z रख सकते हैं, तो हो जाएगा X बराबर LR, Y बराबर MR और Z बराबर क्या भाई NR आ जाएगा। अगर हमें यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, डायरेक्शन कोसाइन, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, X बटा R आ जाएगा, M इक्वल टू Y बटा R आ जाएगा, N बराबर Z बटा R आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ सीखने को मिल गई। पहला ये कि डायरेक्शन रेशियो अगर निकालना होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं A बराबर LR, B बराबर क्या भाई MR और C बराबर क्या भाई NR यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, L निकालना है, M निकालना है और N निकालना है, तो L का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, X बटा R अप्लाई करेंगे, M बराबर कैसे अप्लाई करेंगे भाई Y बटा R अप्लाई करेंगे, और N बराबर कैसे अप्लाई करेंगे Z बटा R अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो ये भी पता कर सकते थे L बराबर, देखिए हम X की जगह कितना रख सकते हैं, A रख सकते हैं ना, अभी तो बताया था ना मैंने वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि X की जगह पे A, तब फॉर्मूला ये भी ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, L बराबर A बटा R, फिर M बराबर क्या होगा भाई B बटा R, आप ऐसे भी बोल सकते हैं N बराबर क्या होगा भाई C बटा R हो जाएगा। तो ये है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का निकालने का फॉर्मूला। मेरी बातें समझे भाई? ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाएगा, ये दोनों एक नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं इस तरह से, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x y z देन A इक्वल टू x, B इक्वल टू y, C इक्वल टू z। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट है आपके पास वो डायरेक्शन रेशियो है, A है, B है और C है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास x है, ये आपके पास y, ये आपके पास z है, एक पॉइंट P यहाँ पे है 2, 3, 5 ले लेता हूँ मैं, ये आपके पास ऑरिजिन है। ऑरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को मैच कर दूँ तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, जिसको हम r वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर मैं सवाल ये करूँ कि इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा सिंपली 2, 3, 5, यानी कि A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। A इक्वल टू 2, B इक्वल टू कितना 3 और C इक्वल टू कितना आ जाएगा सिंपली 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया भाई। और देखिए ये हो गया। अब आगे क्या है कि डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन। अच्छा एक और चीज़ सीख लो यहाँ पे भाई, डायरेक्शनल रेशियो तो आप लोगों को सीख गए भाई कि कैसे होगा भाई, जो पॉइंट दिया रहेगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही कहलाता है डायरेक्शनल रेशियो। अगर मैं सवाल ये करूँ कि यहाँ से आप डायरेक्शनल रेशियो निकालो, सॉरी रेशियो नहीं, डायरेक्शन को साइन निकालो, मतलब L बताओ, M बताओ और N बताओ।
ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया कि एल का जो फॉर्मूला है आपके पास 1 से बटा आर है, एम का जो फॉर्मूला है आपके पास वाई बटा आर है, और एन बराबर क्या है भाई, जेड बटा आर है। इसको हम ए बटा आर भी कर सकते हैं, इसको हम बी बटा आर भी कर सकते हैं, इसको हम सी बटा आर भी कर सकते हैं। जहाँ पे एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई है वाई कोऑर्डिनेट, जहाँ पे जेड है जेड कोऑर्डिनेट, और आर क्या है भाई, गिवन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है। तो एल बराबर क्या ऐसे निकालेंगे भाई, एक्स एक्स जगह भी, और आर है गिवन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना भाई 5 का स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो 2 अपॉन कितना 25 9 34 4, यहाँ से 25 कितना आएगा भाई 9 34, और 34 4 कितना आएगा भाई 38। ठीक है 38, तो रूट अंडर 38, ठीक है रूट अंडर 38 आ जाएगा। तो यहाँ भी बताइए अगर मेरे को एम निकालना होगा तो बताइए एम, तो वाई वाई बोले तो 3, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना निकला हुआ है रूट अंडर 38, आ जाएगा रूट अंडर 38। यहाँ भी एन कितना मिलेगा 5 5 अपन कितना भाई रूट अंडर 38। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को साइन निकालते हैं किसी भी गिवन पोजीशन वेक्टर का। ठीक है। अब देखिए इसमें एक रिलेशन है कि डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर को अगर हम सम कर दें तो वैल्यू होता है 1 के बराबर। डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर को अगर सम कर दें तो वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है। आगे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1। अगर हम डायरेक्शनल रेशियो के स्क्वायर को अगर सम करके जोड़ दें तो वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। और आगे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि डायरेक्शनल रेशियो के स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो वैल्यू होता है आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सारे पूछते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर में सवाल आते रहते हैं। हो गया भाई। अब देखिए आगे नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे उसको कहते हैं जीरो वेक्टर भाई। ठीक है। जीरो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिंपली जीरो वेक्टर या तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर दोनों अगर सेम है उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। तो इसको हम ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं या बी वेक्टर। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डिनोट करने का। जीरो वेक्टर को आप बोल सकते हैं सीसी वेक्टर भाई। आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जीरो वेक्टर को डिनोट करने का। ठीक है। अब ये जीरो वेक्टर है तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होना है। ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम कैसे मतलब क्या होता है, तो वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, एक इकाई हो मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं किसी गिवन वेक्टर के अलोंग। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। किसी वेक्टर के अलोंग अगर हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने हैं, डिनोट करने हैं, तो कैसे डिनोट किया जाता है ए कैप से। ए कैप को हम बोलते हैं ये मेरा यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा भाई, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। 2 या 2 से अधिक वेक्टर को हम को इनिशियल कहते हैं जब दोनों सबका सेम ही इनिशियल पॉइंट हो। ठीक है, वही लिखा मैंने यहाँ पे। हेयर ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर वेक्टर आर को इनिशियल। आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर आपके पास ओ पी वेक्टर है, एक है ओ क्यू और एक है ओ आर। इन सब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सारे वेक्टर कैसे होंगे भाई, को इनिशियल होंगे। ठीक है। आपके पास कोलिनियर वेक्टर है। ये कोलिनियर वेक्टर क्या है, 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू ए सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को हम कोलिनियर कहते हैं जब दोनों वेक्टर क्या हो, एक ही लाइन के पैरेलल में हो। ठीक है। 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर सिंपली समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। उस कोलिनियर में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं रहता। देखिए एक वेक्टर ए बी, एक वेक्टर पी क्यू, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों वेक्टर है पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो कह सकते हैं कोलिनियर है। यहाँ देखिए एक वेक्टर आपके पास ए बी, इसका डायरेक्शन इस साइड में है
गोइंग राइट वाइड, और एक वेक्टर के पास क्यू पी, इसका डायरेक्शन आपके पास गोइंग लेफ्ट वर्ड। दोनों अगर ये पैरेलल है तो इसको कोलिनियर कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इसको हम कोलिनियर कर सकते हैं। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स, ये इक्वल वेक्टर्स क्या होता है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कर सकते हैं कब, जब दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। वही लिखा, मान लीजिए कि एक वेक्टर के पास ए बी, एक वेक्टर के पास पी क्यू, मान लीजिए कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए यूनिट है और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए यूनिट है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन इधर है राइट वाइड, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर कैसा, ये इक्वल होगा भाई, इक्वल होगा। समझ रहे हैं मेरी बातें? अब देखिए एक वेक्टर ए बी, इसका लेंथ ए यूनिट, एक वेक्टर आपके पास क्यू पी, इसका लेंथ भी ए यूनिट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर ए बी बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर यहाँ पे ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ए यूनिट, ठीक है। और एक वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं इधर ये, इसका भी मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ए यूनिट, ये भी एक वेक्टर है ए बी, ये भी एक वेक्टर है ए बी, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ठीक अपोजिट है भाई, ठीक है, ठीक अपोजिट है। A vector whose magnitude is the same as that of the given vector but the direction is opposite to that of it, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बस डायरेक्शन है उल्टा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा भाई, इधर सॉरी मिलेगा आपके पास ए बी वेक्टर, और ऐसे आ जाएगा भाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कितना है, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा भाई, माइनस ए बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए गिवन वेक्टर ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय बी ए वेक्टर, ठीक है। और ए बी वेक्टर के हम नेगेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, बी ए वेक्टर उल्टा कर देते हैं, बस इसको उल्टा कर लेंगे, ए बी वेक्टर इक्वल टू, देखिए इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, जब उल्टा कर दूंगा तो माइनस का साइन फिर से आ जाएगा, तो मिल जाएगा आपके पास बी ए वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, उल्टा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। देखिए ए बी वेक्टर आपके पास है, इसके नेगेटिव वेक्टर को डिनोट करने हैं, तो डिनोट करेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, यहाँ आएगा माइनस बी और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर होता है, ठीक है, वही लिखा मैंने यहाँ पे, ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या लाइक वेक्टर्स क्या है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, और एक होता है लाइक वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जिसके पास सेम डायरेक्शन उसको कहते हैं लाइक वेक्टर्स, जिसके पास अपोजिट डायरेक्शन उसको हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये अब आपको पढ़ने हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम किन तरीकों से सम करते हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, तो दो तरीके से हम वेक्टर को ऐड करते हैं भाई, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर आप वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, वेक्टर से, जैसे मान लीजिए कि ए और यहाँ मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या बोलता है ये कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर आप वेक्टर से डिनोट कर देते हैं एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में, जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन दोनों का ऑर्डर इस तरह से है भाई, तो इसका ऑर्डर अगर हम अपोजिट ले लें तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा इन दोनों के सम को, मतलब ए वेक्टर प्लस क्या भाई बी वेक्टर को ये शो करेगा। वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि इट स्टेट दैट द व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे ये वेक्टर है, एक साइड इधर है आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने दो साइड को वेक्टर से डिनोट कर दिया एक ही ऑर्डर में, जो थर्ड साइड है आपके पास अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों को सम को डिनोट करेगा। मान लीजिए कि थर्ड साइड आपके पास सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर। ये अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास
कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन द सेम ऑर्डर, मान लीजिए कि ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर एक ही ऑर्डर में अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो तीनों को अगर सम करेंगे तो वैल्यू होता है 0 के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल आपके पास है, मैंने एक ही ऑर्डर में सारे वेक्टर को डिनोट कर दिया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर होगा भाई? 0 के बराबर। आप इसको समझ भी सकते हैं, देखिए कैसे। इन ट्रायंगल ए बी सी बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर कितना आएगा भाई? 0। अभी कैसे होगा वो समझिए। अब देखिए बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर किसके बराबर होगा भाई? बाई ट्रायंगल रो ऑफ वेक्टर एडिशन से होगा आपके पास बी ए वेक्टर के बराबर, तो लिखा मैंने यहाँ बी ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अगर मैं ठीक उल्टा कर लूँ इसको, देखिए अभी मैंने जस्ट बताया था कि ए बी वेक्टर जो बराबर होता है वो होता है माइनस बी ए वेक्टर के बराबर, माइनस बी ए वेक्टर बराबर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि बी ए वेक्टर जो बराबर होगा वो माइनस ए बी वेक्टर के बराबर होगा भाई। ठीक है, तो बी ए वेक्टर किसके बराबर? माइनस ए बी की वेक्टर के बराबर। तो यहाँ माइनस ए बी, यहाँ प्लस ए बी, तो कैंसिल आउट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक रूल होता है आपके पास, होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेसिकली कुछ है नहीं, बस ट्रायंगल लॉ का ही थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि अगर आप किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को अगर आप वेक्टर से डिनोट कर देते हैं तो जो इसका डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के सम को, यानी कि ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी कैसे होगा भाई, कैसे रिप्रेजेंट करेगा वो समझिए। ये पैरेललोग्राम है, मैंने इसको ये समझ लिया, यहाँ आपके पास बी है। ठीक है, और देखिए अगर ये बी है तो भी कितना आएगा? बी वेक्टर। ये आपके पास डायगोनल है पैरेललोग्राम का। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया क्या? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, जो तीसरा साइड होगा क्या भाई? अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ का ही एक थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि ऐड करते वेक्टर को ऐड करते समय हमें किन किन प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए उसके बारे में है ये। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। क्या है ये? कि मान लीजिए कि दो वेक्टर आपके पास है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास तीन वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जो रिजल्ट ए प्लस बी को पहले जोड़ने पर अब बाद में सी को जोड़ने पर मिलता है, वही सेम रिजल्ट बी प्लस सी को जोड़ने पर बाद में ए को जोड़ने पर मिलता है। देखिए अगर आप a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। साथ ही ये एसोसिएटेड लॉ को फॉलो भी करता है, क्योंकि आप इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आने वाला है। ठीक है, अब एक टर्म होता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है किसी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी? तो वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, कहा गया है कि इस वेक्टर का आप एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। तो मतलब ये होता है कि आप इस वेक्टर में कौन से ऐसे वेक्टर को ऐड करेंगे ताकि फिर से यही वेक्टर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, तभी मिलेगा आपको ए वेक्टर। ठीक है, तो हियर जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है भाई, यानी कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, या जीरो वेक्टर में अगर ए को जोड़ेंगे तो भी कितना रहेगा? ए। तो हियर जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक होता है एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास है एक ए वेक्टर और हमें बताना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस वेक्टर में कौन से वेक्टर को ऐड कर दें ताकि इस पूरे सबका समेशन जीरो हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि माइनस को ऐड करना पड़ेगा तभी तो जीरो आएगा भाई। ठीक है, तो माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन वेक्टर। वही लिखा मैंने यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी कि इसमें अगर माइनस को ऐड करेंगे तो आएगा जीरो। तो हियर माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर से समझिए कि अगर हमसे सवाल ये करे कि बताओ ए वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो ए वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी होगा भाई, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर हो जाएगा। और मैंने सवाल पूछा ये कि बताओ ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स होगा आपके पास माइनस ए वेक्टर होगा भाई। ठीक है, ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कितना आएगा भाई? माइनस ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एनी स्केलर। किसी वेक्टर को अगर हमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, किसी वेक्टर को अगर हमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक वेक्टर ए और एक है लेमडा स्केलर क्वांटिटी, अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो हम कैसे डिनोट करते हैं? लेमडा इंटू ए वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ए वेक्टर और टू कोई स्केलर क्वांटिटी है और हमें इसमें टू से मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है अगर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, 2 यूनिट्स, टू टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स हमने बढ़ा दिया।
अगर मान लीजिए कि आपके पास एक हाफ स्केलर क्वांटिटी है और हमें इसमें हाफ से अगर मल्टीप्लाई करने हैं, तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इसका आधा हो जाएगा भाई, ठीक है, आधा हो गया लेंथ, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे कोई मतलब बेसिकली है नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि स्केलर क्वांटिटी में अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसी वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है आपके पास, तो क्या लिखा मैंने, कंसिडर द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। आपको एक्स वाई और जेड पे ए बी सी एक पॉइंट लेने हैं और इस तरह से लेने हैं ताकि ओ ए ओ बी और ओ सी का जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट, ठीक है। ये अब देखिए इस पॉइंट को अगर मैं ऑरिजिन से मिला दूं तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी को अगर हम इससे मिला दूं तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये भी क्या बन जाएगा भी पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ ए ओ बी एंड ओ सी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई 1 यूनिट है, ठीक है। और वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, देन ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि सारे का लेंथ है आपके पास 1 यूनिट। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो बताइए ओ ए जो है यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, ओ बी जो है यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग, वाई के अलोंग, और ओ सी भी है एक यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, जेड के अलोंग, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि ओ ए ओ बी ओ सी इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाई आई कैप जे कैप और क्या भाई के कैप, यानी कि जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, जो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है उसको हम के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। तो ओ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई कैप, ओ बी जे कैप, ओ सी इक्वल टू क्या भाई के कैप, ये सारे आपके क्या हैं यूनिट वेक्टर ही हैं, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई 1 के बराबर आ जाएगा सारे के सारे, ठीक है। आगे क्या आपके पास टू राइट ए पोजीशन वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म, अगर किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे P, देखिए समझिएगा सभी लोग, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे P, अब P का मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना मान लिया भाई एक्स वाई जेड। अगर मैं इस पॉइंट P को अगर मैं ऑरिजिन से मिला दूं तो क्या बन जाएगा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओपी वेक्टर, ठीक है, जिसको हम आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। अगर हमें पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखना है कंपोनेंट के फॉर्म में तो हम कैसे लिखते हैं, तो लिखने का तरीका ये होता है भाई ओपी वेक्टर या आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और क्या भाई जेड के कैप, ठीक है। और इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, मैंने पीछे ही बता रखा है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या भाई जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं आर वेक्टर या सिंपली मॉड ओपी वेक्टर से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये इसका कंपोनेंट फॉर्म हो गया भाई, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड कहलाता है स्केलर कंपोनेंट, और एक्स आई वाई जे और जेड के क्या कहलाता है भाई वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। सवाल कैसे पूछेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट P है 1,2,3 मान लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट P, और ये आपके पास x है, आपके पास y है, आपके पास z है, यहाँ आपके पास ऑरिजिन है। अगर मैं इस पॉइंट P को अगर मैं ऑरिजिन से मैच कर दूँ, पॉइंट P को अगर मैं ऑरिजिन से मैच कर दूँ तो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। और सवाल ये कहेगा, इसको हम आर वेक्टर भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस पोजीशन वेक्टर को आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखिए तो हम कैसे लिख सकेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना भाई 3k कैप, ठीक है। अगर मैं सवाल करूं कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ यानी कि मॉड आर बताओ तो क्या बोलेंगे आप लोग, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कितना है 3 का स्क्वायर 9 4 13 14, क्या मिलेगा भाई रूट 14 आ जाएगा। अगर मैं सवाल अब ऐसे कर दूं कि इसका स्केलर कंपोनेंट बताओ, स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है भाई एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा इसका स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसका वेक्टर कंपोनेंट बताओ, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या था भाई एक्स आई वाई जे जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, तो क्या होगा भाई आई कैप कॉमा 2j कैप कॉमा 3k कैप आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या आपके पास देखिए, हाँ नेक्स्ट ये है कि वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कहाँ पहुँच गया मैं, चलिए देखिए नेक्स्ट आगे क्या है आपके पास, सम इम्पोर्टेंट नोट्स। अभी इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है वो समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय काम आते हैं, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप, एक बी वेक्टर आपके पास ए बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। और दोनों को अगर प्लस करना है, ठीक है, दो वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, दोनों को अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे भाई, प्लस करना है चाहे माइनस करना है, तो करना कुछ नहीं है, बस करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में सिर्फ ऐड कर दो, प्लस करने हैं तो ऐड करो, माइनस करने हैं तो माइनस कर दो भाई। यानी कि ए वन ऐड होगा बी वन के साथ, ए टू ऐड होगा बी टू के साथ, ए थ्री ऐड होगा भाई बी थ्री के साथ, ठीक है। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर क्वांटिटी से, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, एक वेक्टर है आपके पास, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने हैं तो करना कुछ नहीं, बस इस सारे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। लेमडा में ए वन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ए थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ए वेक्टर है आपके पास 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है कंपोनेंट के फॉर्म में। अब मैंने कहा ये कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 3 इंटू 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये सारे में मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको, होगा 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 12k कैप, इस तरह से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए वन इक्वल टू बी वन, ए टू इक्वल टू बी टू, ए थ्री इक्वल टू बी थ्री। देखिए दो वेक्टर इक्वल कब होता है, एक तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर इक्वल कब हो पाते हैं, जब दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो भाई, सेम हो। और यहाँ पे क्या है कि दो वेक्टर इक्वल कब हो पाएगा कि जब दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम हो। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स अगर सेम होता है तो भी हम उसको हम इक्वल वेक्टर कर सकते हैं। मतलब ए वन होगा बी वन के बराबर, ए टू होगा बी टू के बराबर, ए थ्री होगा बी थ्री के बराबर। अगर ऐसा है इसको भी हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। इससे बेस्ट क्वेश्चन करने के लिए कैसे मिलेगा वो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से भाई। जैसे समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे बेस्ट, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक वेक्टर ये एक्स आई कैप प्लस 2j के प्लस जेड के कैप, और एक वेक्टर मैंने बी वेक्टर मान लिया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 9k कैप। कह दिया ये कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल में है। इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर देन फाइंड एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड का वैल्यू बताने हैं आपको। एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आपको ये पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं और ये दे रखे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल है। तो दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स सेम होते हैं। मतलब एक्स होगा 2 के बराबर, 2 to 2 के बराबर है ही, जेड हो जाएगा -9 के बराबर। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू 2 आंसर, जेड इक्वल टू -9 आंसर, ठीक है। और सवाल कैसे पूछ सकते हैं जी समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ए, यहाँ लिखा मैंने एक्स प्लस वाई और यहाँ लिखा आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस लिख दिया मैंने 9 और यहाँ लिख दिया के कैप, ठीक है। और एक बी वेक्टर आपके पास यहाँ लिखा 3i कैप माइनस 3j कैप और यहाँ लिखा मैंने x माइनस वाई और यहाँ लिख दिया मैंने k कैप, ठीक है। और बोल दिया ये कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर देन फाइंड x एंड y, x और y बताइए। दोनों वेक्टर इक्वल, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर लेंगे आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से इक्वल वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हो गया भाई। और आगे देखिए, आगे क्या है कि वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर। देखिए कोलिनियर भी आप लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होता है,
जब दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हो या दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको कोलिनियर कह सकते हैं। और हम किन तरीकों से कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर है। अगर ये दोनों कोलिनियर है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हम इन दोनों वेक्टर को अगर आप ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर या बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर के फॉर्म में अगर अरेंज कर देते हैं, कर पा रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि द गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, जहाँ पे लेमडा क्या होगा भाई? एनी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। या इसका एक और तरीका है कोलिनियर वेक्टर को आइडेंटिफाई करने का कि दो वेक्टर कोलिनियर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, वही लिखा मैंने, इट्स कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल इफ a1 by b1 इक्वल टू a2 by b2 इक्वल टू a3 by b3। अगर इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो अगर हम सेम कर देते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या होगा भाई? कोलिनियर होगा। ठीक है, ये हुआ। अब आगे क्या है यहाँ पे कि कोई वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है, कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, देन a1 a2 a3 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। तब हम a1 को a2 को और a3 को हम डायरेक्ट कहते हैं कि मेरा क्या होगा भाई? डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक ए वेक्टर दे रखा 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना भाई? 4k कैप दे दिया। अब सवाल यहाँ से पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो कितना, डायरेक्शन रेशियो कितना, और एक सवाल पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन कितना। यहीं से डायरेक्शन कोसाइन कितना। तो डायरेक्शन को रेशियो क्या होता है? ABC से डिनोट करते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट होता है, स्केलर कंपोनेंट, उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो मेरा डायरेक्शन रेशियो है। तो इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट कौन सा है? 2 है, 3 है और 4 है। तो डायरेक्शन रेशियो का 2, 3, 4 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, 2, 3, 4 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला कैसे होता है भाई? डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? L से, M से और N से डिनोट करते हैं ना डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, सॉरी, कोसाइन को हम L से, M से और N से डिनोट करते हैं, L से और M से और क्या भाई? N से डिनोट करते हैं। और L का फॉर्मूला कितना होता है? A इंटू R होता है ना भाई। M का फॉर्मूला, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या भाई? नहीं, डायरेक्शन रेशियो का जो कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, ये कुछ ऐसा होता है भाई, L इक्वल टू A/R होता है, और M इक्वल टू क्या होता है भाई? B/R होता है, और N इक्वल टू क्या होता है भाई? C/R होता है। या इसको हम ऐसे भी कहते थे ना, X/R, Y/R और जो कितना भाई? Z/R, जहाँ R क्या है? गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं हमें इसका निकालना हो डायरेक्शन को साइंस, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि L बराबर क्या निकलेगा आपके पास? A/R, ये आपके पास 2 है तो 2 हो गया भाई। R क्या होगा? R होगा गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है? रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सोल्व कर लीजिए। तो 16 9 25 और 29, 2/√29। दिस इज डायरेक्शन को साइंस, यानी कि L इक्वल टू, अगर मेरे को M निकालना है तो B/R, तो B कितना आपके पास? B होगा आपके पास 3, रेशियो है ना, इसको हम ABC से डिनोट करते हैं, तो B हो जाएगा 3, तो 3 अपॉन पूरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना भाई? रूट अंडर 29, तो 29 आ जाएगा। C बताइए, C आपके पास 4, तो 4 बटा कितना भाई? √29 आ जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं और डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे एक नंबर में सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कंपोनेंट के फॉर्म दे रखा होगा, पूछेगा डायरेक्ट कि बताओ डायरेक्शन रेशियो कितना, डायरेक्शन कोसाइन कितना। डायरेक्शन रेशियो अगर पूछा गया है तो उसका स्केलर कंपोनेंट को ही कह देते हैं कि वो डायरेक्शन रेशियो है, और डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना होगा तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, L इक्वल टू A/R, M इक्वल टू B/R, N इक्वल टू C/R अप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला मैंने बता दिया यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ़ ए वेक्टर, कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है आपके पास, कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन इज डिफाइंड एज, तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं वही लिखा मैंने फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है A1 बटा इसका मैग्नीट्यूड A2 बटा मैग्नीट्यूड A3 बटा
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम इसको हम ए भी कह सकते हैं, इसको बी और सी, क्योंकि ये स्केलर कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट को ही कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, जिसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ एल एम एंड एन आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ एनी वेक्टर, अगर मान लीजिए कि एल एम और एन किसी वेक्टर का डायरेक्शन को साइन है, और इस डायरेक्शन को साइन को लेकर अगर हम एक वेक्टर बना दें, यानी कि एल आई एम जे प्लस एन के, तो जो वेक्टर बनेगा ना भाई, वो वेक्टर होगा आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि पूरा वेक्टर होगा आपके पास यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो अगर मैं इसका निकालने जाऊँ क्या भाई, मैग्नीट्यूड एम जे और प्लस कितना भाई एन के, मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर से नोट करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई, 1 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालूँ तो क्या निकलेगा बताइए, और रूट अंडर होगा आपके पास एल स्क्वायर प्लस कितना भाई एम स्क्वायर प्लस कितना एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 होगा। रूट को भेजिए उधर, तो क्या मिलेगा आपके पास, एल स्क्वायर प्लस कितना भाई एम स्क्वायर प्लस कितना एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आप लोगों को ये वाला रिलेशन पता है, जस्ट पीछे ही बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 पॉइंट से अगर कोई वेक्टर पास करता है तो उस वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग बात नहीं करने वाले हैं, बस यही सीखेंगे कि 2 पॉइंट से अगर कोई वेक्टर पास करता है तो वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है P, एक पॉइंट यहाँ पे है Q, P का मैंने कोऑर्डिनेट माना है x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और P से Q एक वेक्टर पास करता है, तो P Q वेक्टर क्या होता है, P Q वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप। यानी कि P से Q पास करता है तो हमें ऐसे घटाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर Q से P पास करता तो हमें ऐसे घटाने पड़ जाते, ठीक है। वही लिखा मैंने यहाँ पे कि इफ़ P वेक्टर, P का कोऑर्डिनेट माना हुआ है x1 y1 z1, ठीक है, और Q है आपके पास x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट्स, देन वेक्टर ज्वाइनिंग द फ्रॉम P टू Q गिवन बाय, कैसे निकालते हैं भाई, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, k कैप, ऐसे k कैप आ जाएगा, यहाँ j कैप आएगा, सॉरी यहाँ j कैप होगा, ठीक है, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट से अगर कोई वेक्टर पास करता है तो इवेलुएट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिएगा मेरी बातों को, क्वेश्चन ये भी एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि एक पॉइंट आपको दे रखा होगा पॉइंट P, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा मैंने 2 3 4 लिख दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे है Q, लिखा मैंने 6 7 और 8 लिख दिया मैंने, और P से Q एक वेक्टर पास करता है, P से Q एक वेक्टर पास करता है, और हमें PQ अगर निकालने हैं PQ वेक्टर, तो हम कैसे निकालते हैं भाई, तो हमें ऐसे घटाने पड़ेंगे। तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 4i कैप आएगा क्या, एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4j कैप आएगा क्या, एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4k कैप आएगा क्या। दिस इज द रिक्वायर्ड PQ वेक्टर, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकलना रहेगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, आप लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का तो इसके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का हम रूट कर लेते हैं जोड़कर, तो क्या मिलेगा बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कितना भाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या मिलेगा 16 16 32, 32 कितना भाई 48, तो मिलेगा 48, तो 48 करेंगे तो मिलेगा 4√3 आंसर आ जाएगा भाई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। अब क्या आपके पास सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या है, सेक्शन फार्मूला 3 तरीके से पढ़ने आप लोगों को, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो वो समझिएगा मेरी बातों को, हम इसका डिटेलिंग बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ फार्मूलों को मैं समझा रहा हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट P है आपके पास यहाँ पे, एक पॉइंट Q है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, और P से Q एक वेक्टर पास करता है, और P से Q अगर एक वेक्टर पास करता है तो एक पॉइंट R इस तरह से है PQ के बीच में, एक पॉइंट R इस तरह से है PQ के बीच में, जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो बताना ये है कि पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर क्या है ये बताने हैं आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, यानी कि OR वेक्टर क्या होगा, यानी कि R वेक्टर बेसिकली क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू क्यू वेक्टर, m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू p वेक्टर अपॉन m प्लस n, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करने हैं वो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है x, यहाँ पे y, यहाँ पे आपके पास z, ये आपके पास ऑरिजिन है, एक पॉइंट मैंने p यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे 1, 2, 3 लिख लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे है q, ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने 4, 5, 6 लिख लिया मैंने, ठीक है, और p से q एक वेक्टर पास करता है, ठीक है, और एक पॉइंट R इस तरह से है PQ के बीच में,
ताकि इसको 3:2 में डिवाइड करता है, 3:2 में, ठीक है। तो बताना है कि आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, मतलब ये आर वेक्टर क्या है, ठीक है। अब देखिए मेरी बातों को ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसको मैच करूं तो बनेगा पोजीशन वेक्टर जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अगर मैं क्यू को मैच करूं तो बनेगा पोजीशन वेक्टर जिसको हम क्यू वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। देखिए तो ये पॉइंट पी है और ये है पोजीशन वेक्टर। तो बताइए हम पी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बताइए। आई कैप हो जाएगा, 2j कैप आ जाएगा, यहाँ 3k कैप आ जाएगा। सिमिलरली क्यू पॉइंट को हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में क्या आएगा बताइए, 4i कैप आ जाएगा, 4i कैप प्लस कितना बताइए, 5j कैप प्लस कितना भाई, 6k कैप आ जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकालना है आर का पोजीशन वेक्टर, तो कैसे निकालते हैं बताइए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने पड़ेंगे। होता है m इंटू क्यू, मतलब 3 इंटू क्यू वेक्टर। देखिए मतलब आर वेक्टर क्या होगा भाई, m इंटू क्यू, मतलब ये आपके पास m है, इसको समझिए m, इसको समझिए n, तो m इंटू क्यू वेक्टर प्लस n इंटू पी वेक्टर, n इंटू पी वेक्टर, और अपॉन कितना होता है m प्लस n। रखिए यहाँ पे m की जगह कितना आपके पास, m है आपके पास 3, तो हो जाएगा 3 इंटू क्यू वेक्टर, क्यू आपके पास कितना, आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस कितना 6k कैप, तो यहाँ आ जाएगा 6k कैप, फिर प्लस n की जगह कितना आपके पास 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। फॉर्मूला आता है n इंटू पी वेक्टर, n इंटू पी वेक्टर कितना आपके पास आई कैप, तो यहाँ आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना भाई 3k कैप, और अपॉन में कितना होता है, यहाँ n की जगह 2 रखना था मेरे को, यहाँ 2 रखना था, 2 यहाँ 2 है आपके पास 2, ठीक है। और अपन में कितना m प्लस n, मतलब बोले तो 3 + 2 आ जाएगा। बस इसी को सोल्व कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने समय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको भाई, 12 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, तो मिलेगा 49 कैप, फिर प्लस 15 15 4 15 4 19 जे कैप आ जाएगा भाई, 36 18 18 6 24, तो मिलेगा 24 के कैप, और अपन कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पे सेक्शन फॉर्मूले के इंटरनली वाले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये अब बात करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली क्या होता है वो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। ये हो गया भाई इंटरनली। हाँ अब देखिए एक्सटर्नली क्या है, एक्सटर्नली क्या है आपके पास, सब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नली में क्या है कि एक पॉइंट P है आपके पास और एक पॉइंट Q है आपके पास, और P से Q एक वेक्टर पास करता है, P से Q एक वेक्टर पास करता है, ये वेक्टर, ठीक है। और एक पॉइंट R इस तरह से है जो PQ के आउटसाइड में है, और इस तरह से है ताकि ये पूरा लेंथ आपके पास M है और ये लेंथ आपके पास N है। तब बताना है कि R का पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब R जो है PQ लेंथ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब क्योंकि R PQ के बाहर में है, आउटसाइड है, ठीक है। तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस यूज करना पड़ेगा आपको, यानी कि m इंटू क्यू वैक्टर माइनस n इंटू पी वैक्टर अपन कितना भाई m माइनस n। इस तरह से हम इंटरनली फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करने हैं आप लोगों ने अभी सीखा कि जिस तरह से हम अप्लाई करेंगे इसके लिए इंटरनली के लिए अप्लाई किए थे, सिमिलरली अप्लाई हो जाएगा एक्सटर्नली के लिए। ऐसे बस फिगर को सही ढंग से ड्रा करना है, जब भी वेक्टर क्वेश्चन को बनाइएगा तो फिगर थोड़ा ड्रा कर लीजिएगा, ऐसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है भाई P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बाई 2। ये मिड पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है आपके पास P यहाँ पे, एक पॉइंट है Q यहाँ पे, और P से Q एक वेक्टर पास करता है, ठीक है। और पॉइंट R, इस पॉइंट R जो है PQ का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बताना है कि R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, R का पोजीशन वेक्टर आप समझिए कि अगर मैं ऑरिजिन को मैच करूंगा P को तो बनेगा P वेक्टर, इसको मैच करूंगा तो बनेगा Q वेक्टर, इन दोनों क्या होगा भाई पोजीशन वेक्टर, हमें बताना है R का पोजीशन वेक्टर। तो कैसे बताएंगे भाई, तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बाई 2, इसका फॉर्मूला ये होता है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बाई 2 हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पे वैसे ही ठीक अप्लाई करने पड़ेंगे आप लोगों को, दोनों को जोड़ना होता है, दो से डिवाइड करना होता है, हो जाएगा आपका आंसर। अब समझिए, हाँ डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से भाई।
ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, मान लीजिए कि आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर है, एक है आपके पास ए वेक्टर, एक है आपके पास बी वेक्टर, जो नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो कहने का मतलब है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों को, इसके डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई, ए डॉट बी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया जाता है, मॉड ए मॉड बी और क्या भाई कॉस थीटा, यानी कि ए डॉट बी बराबर होगा मॉड ए मॉड बी क्या भाई कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन देम। और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी क्या होता है भाई कॉस थीटा होता है, मॉड ए मॉड बी और क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है भाई। अब क्या है आगे कि इफ आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से अगर कोई भी अगर एक जीरो है तो वहाँ पे उस कंडीशन में थीटा डिफाइंड नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है भाई, जीरो हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा सभी लोग, एक मिनट भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन करते समय काम आता है। ये नोट्स क्या है समझिए सभी लोग, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। अगर हम ए में ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर के साथ अगर डॉट कर रहे होंगे तो वो क्या हमें देगा, रियल नंबर। रियल नंबर है तो मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या है ये कि इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों जो है ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन करते समय ये भी काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से कि दो वेक्टर का डॉट लिखा हुआ जीरो लिखा हुआ रहेगा, आप पूछेगा बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, कोलिनियर होगा, इस तरह से पूछेगा आपसे, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा भाई, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है भाई, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू कितना, मॉड ए मॉड बी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कि ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मॉड ए होता है, मॉड बी होता है, और क्या भाई कॉस थीटा होता है। और थीटा मैंने क्या बोला, जीरो बोला, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होगा 1, तो क्या होगा भाई ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी के बराबर होता है। इसको भी याद रखिए, ठीक है। ए डॉट ए किसके बराबर होगा भाई, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा। इसको भी याद रखिए, ठीक है। ए डॉट ए होगा मॉड ए का स्क्वायर, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। एक ही वेक्टर आपके पास है ए डॉट ए, ठीक है। अगर मैं इसको डॉट पे अप्लाई करने जाऊं तो कैसे अप्लाई करेंगे, मॉड ए अप्लाई करेंगे, मॉड ए अप्लाई करेंगे, और फिर कॉस थीटा, दोनों वेक्टर सेम है तो एंगल कितना रहेगा, जीरो, तो हो जाएगा कॉस जीरो का वैल्यू कितना 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। और मॉड ए में अगर मॉड ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ए का स्क्वायर आएगा। तो इसको याद रखिए, ये भी सवाल एक नंबर में पूछे जाते हैं कि ए डॉट ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, इफ थीटा इक्वल टू पाई, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर पाई हो गया है तो ए डॉट बी किसके बराबर आएगा, माइनस मॉड ए मॉड बी के बराबर आएगा। आप चेक भी कर लेंगे, यहाँ अगर मैं पाई रख दूँ, पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना आएगा भाई, 1 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल करेंगे आप सब इस तरह से, पूछते हैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल ऐसे कि आई डॉट जे सब क्या होता है भाई। आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, बस डॉट का फॉर्मूला याद रखिए। देखिए आई डॉट आई, यहाँ पे आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर, ठीक है। हमें आई डॉट आई का वैल्यू बताना है, आई डॉट आई अप्लाई कीजिए ए डॉट बी के फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कैसा होता है, मॉड ए, तो मिलेगा मॉड आई और क्या भाई कॉस थीटा, दोनों वेक्टर सेम, एंगल आएगा 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना है 1, तो आई डॉट आई किसके बराबर भाई, 1 के बराबर। तो सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना 1, के डॉट के भी कितना 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये आई डॉट जे और इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। देखिए आई डॉट जे
और जे डॉट के और के डॉट आई कितना होगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 बनेगा, 90 और cos 90 अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, दो वेक्टर अगर पता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको अगर निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी, इस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। कितना प्रॉपर्टी हुआ था 8 9 देखिए 9 की प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना भाई बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू कितना आएगा बी डॉट ए। ठीक है, मतलब ये कि अगर ए डॉट बी से जो रिजल्ट मिला हुआ है आपको वही सेम रिजल्ट कहाँ से मिलेगा भाई बी डॉट ए से मिलेगा। मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और फिर ए डॉट बी प्लस सी ये बराबर होगा आपके पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि आप इस पूरे टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या है कि लेमडा इज एनी स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पे ए डॉट बी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ए में डॉट बी के साथ डॉट कर लो, बाद में लेमडा से मल्टीप्लाई करो। नहीं तो आप इस पूरे टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले नहीं हम पहले ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ बाद में डॉट में करेंगे, तो जो रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वही सेम रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। और हम इस पूरे टर्म को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है और उन दोनों का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट अगर निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, आपके पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर, दोनों वेक्टर है कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों को करना है डॉट डॉट करना है मेरे को, यानी कि ए वेक्टर डॉट क्या भाई बी वेक्टर। तो जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली। देखिए कैसे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a1 b1 मिलेगा i डॉट आई आएगा, तो i डॉट आई का वैल्यू होता है 1 तो मिलेगा a1 b1। और जब हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मिलेगा i डॉट जे का वैल्यू हो जाएगा 0, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो बेसिकली हमें क्या टर्म मिलेगा a1 b1 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 0, फिर इसमें तो हो जाएगा a2 b2, फिर इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो मिलेगा a3 और b3। तो मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखा है और उसका हमें निकालना है डॉट, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ए डॉट बी दोनों को डॉट करना था, हमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने थे इसमें इससे a1 b1 a2 b2 a3 और क्या भाई b3 से मल्टीप्लाई करने थे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझिएगा मेरी बातों को। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा मैंने ए वेक्टर इक्वल टू लिखा मैंने आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप लिख दिया मैंने। ठीक है, या 2 3 कर लो यहाँ पे भाई। बी वेक्टर लिख दिया मैंने 4i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ लिख दिया मैंने 7k कैप लिख दिया मैंने। अब मैंने कहा है कि आप यहाँ से a डॉट बी बताओ, a डॉट बी। तो a डॉट बी अगर बताने तो क्या करेंगे, बस कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, 2 × 4 8 आएगा, फिर प्लस 3 × 3 9 आ जाएगा, फिर प्लस 2 × 7 तो मिलेगा 14, मल्टीप्लाई 9 8 17 17 14 कितना भाई 31 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डॉट प्रोडक्ट। 17 14 कितना 31, इस तरह से डॉट किया जाएगा भाई, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे, बहुत सारे सवाल तो बेसिकली ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं सवाल ऐसे कर देता हूँ, बताओ भाई 2i डॉट 3j बताओ, 2i डॉट 3j। ठीक है, i डॉट j कितना आता है 0, वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे आप लोगों से। लिखा मैंने ऐसे भाई कि 2i डॉट -4i बताओ, तो 4 दूनी कितना भाई -8 और i डॉट i 1 तो मिलेगा -8। ठीक है, या ऐसे भी कर लीजिए, लिखेगा 3k डॉट -6i, तो k डॉट i
दोनों टर्म अगर अलग अलग है तो डॉट हो जाता है 0, सेम टर्म का डॉट 1 आता है, अगर अलग अलग टर्म का कंपोनेंट्स का जो डॉट होता है वो होता है 0, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 0 डायरेक्ट कहेंगे। ऐसे सवाल ऑब्जेक्ट में पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन फॉर पैरेललिज्म फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर पैरेलल है, इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। देखिए मैंने ये पहले ही बता रखा आप लोगों को, पैरेलल कहने का मतलब है कि कोलिनियर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि दो वेक्टर अगर ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में है और दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा भाई, सेम होगा, जैसे कि यहाँ किया गया है, ठीक है। अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी फॉर टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है कि देखिए एक वेक्टर आपके पास कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसा दे रखा है, एक वेक्टर आपके पास ऐसा दे रखा है, दोनों वेक्टर है परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट होता है 0, डॉट क्या आएगा भाई 0 आएगा, ठीक है, डॉट क्या आएगा 0 आएगा। अब 0 आएगा तो दोनों को डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो कंडीशन निकल के ये सामने आ जाता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर ऐड करने पर वैल्यू कितना आना चाहिए भाई 0 होना चाहिए। मेरी बातें समझ गए कि दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखा, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या आएगा कि 0 आएगा। कंडीशन क्या निकल के सामने आता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है, ये रूल है। ये है कंडीशन किसके लिए, पैरेलल होने के लिए, ये कंडीशन किसके लिए भाई, परपेंडिकुलरिटी के लिए, ठीक है। अब ये रही बात ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी लाइन पे क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा मैंने कि सपोज ए बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ डायरेक्टेड लाइन एल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है एल जो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड करने का मतलब है कि इसके पास कोई डायरेक्शन है, और एक आपके पास ए बी वेक्टर है, यहाँ पे ए बी वेक्टर, ठीक है, जो लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, थीटा एंगल बनाता है। तो करना क्या है आपको, अगर ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर निकालना है, प्रोजेक्शन ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन एल पे कितना होगा, तो करना कुछ नहीं है, बस बी से एक लाइन ड्रा कर लीजिए परपेंडिकुलर एल पे, बी से एक लाइन ड्रा कर दीजिए परपेंडिकुलर एल पे, बोल दीजिए सी। यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है आपके पास ए सी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। मेरी बातें समझे मैं क्या बोला, ठीक है। देखिए एक लाइन अगर एल है और एक वेक्टर आपके पास ए बी वेक्टर, ठीक है, और ए बी वेक्टर अगर डायरेक्टेड लाइन के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है, तो आप क्या करेंगे, अगर बताना इसका प्रोजेक्शन वेक्टर कितना है, क्या है प्रोजेक्शन वेक्टर, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लो परपेंडिकुलर एल पे, लाइन पे, मान लीजिए यहाँ पे सी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि ए से लेकर सी तक जो वेक्टर कहलाएगा वो कहलाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर, जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रा बी सी परपेंडिकुलर एल, देन ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ये वेक्टर ए सी वेक्टर इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर ऑन एल डिनोटेड बाई पी वेक्टर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा भाई, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर किसका भाई, ए बी वेक्टर का, जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, यानी कि ए सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना भाई, वो ए बी वेक्टर का क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहला जाएगा, ठीक है। अब रही बात ये कि जो मैग्नीट्यूड है ए सी, इसका फॉर्मूला कितना होगा भाई, फॉर्मूला होता है मॉड पी इक्वल टू मॉड ए बी कॉस थीटा, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर आपके पास है इसका मैग्नीट्यूड को हम डिनोट करेंगे मॉड पी से, इसका लेंथ कितना आएगा भाई, तो होगा मॉड ए बी कॉस थीटा। अब ये वैल्यू कैसे आएगा, तो करना कुछ नहीं है, बस इस ट्रायंगल में चले जाइए और यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई कर लीजिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए सी अपॉन कितना भाई, ये मॉड ए बी, मॉड ए बी, मॉड ए बी, हमें इसका ये लेंथ बताना था, मतलब ए सी का मैग्नीट्यूड बताना था आपको, ठीक है। तो मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिलेगा आपके पास मॉड ए बी और क्या आएगा भाई कॉस थीटा। तो ये होता है फॉर्मूला भाई किसका भाई, प्रोजेक्शन का, किसी वेक्टर के प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है आपके पास किसी लाइन पे, मॉड ए बी क्या भाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये अब देखिए आगे क्या आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो क्वेश्चन करते समय काम आने वाले हैं, इसको याद रखिएगा,
ठीक है, ये भी एक नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाई, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर आपके पास बी, सॉरी एक वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, और ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है, और हमें बताना है कि इस ए वेक्टर का बी वेक्टर पे पोजीशन कितना है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ परपेंडिकुलर, तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेक्टर बनेगा इसको कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बनेगा, ये इस लेंथ को हम कहेंगे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे कैसे निकालते हैं उसके बारे में है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाई, तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, और बी कैप का मतलब होगा बी वेक्टर अपॉन कितना भाई, मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल टू कितना भाई, मॉडुलस ऑफ बी आएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन बाई बी वेक्टर डॉट ए कैप, यानी कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर ए वेक्टर बताने हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं बी वेक्टर डॉट ए कैप, ए का बोले तो ए वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, तो फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे, तो फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या आपके पास कि इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कि थीटा अगर 0 हो गया, थीटा अगर 0 यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है, तो प्रोजेक्शन क्या बनेगा, तो ए बी वेक्टर वो खुद ही होगा प्रोजेक्शन अपने आप का ही। ठीक है, वो लिखा मैंने थीटा इक्वल टू 0, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर इटसेल्फ, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है तो दोनों बीच का जो प्रोजेक्शन होगा भाई वो खुद ही हो जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू पाई, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर विल बी माइनस ए बी वेक्टर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ए बी वेक्टर और ए वेक्टर मान लीजिए, इसको समझिए बी वेक्टर, और इन दोनों का बीच का एंगल पाई है, तो इन दोनों का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा भाई, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी, जिसको हम बी ए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाई 2 हो गया या 3 पाई बाई 2 हो गया, तो दोनों सॉरी प्रोजेक्शन कितना बनेगा। पर अगर मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है और हमें इसका बताना है प्रोजेक्शन इस पे भाई, तो लाइन ड्रा करना है होगा परपेंडिकुलर इस पे ए वेक्टर पे, और फिर हमें लेंथ कंसीडर करना पड़ते हैं। क्या यहाँ से कोई लेंथ मिलेगा ए पे, नहीं मिलेगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 की कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना, सॉरी प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करने में ये भी का आता है भाई। समझिएगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ठीक है, और टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये एन कैप, यहाँ पे एन कैप लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एन कैप क्या शो करता है भाई, एन कैप शो करता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को शो करता है। एन कैप क्या शो करता है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप शो करता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को, और एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है भाई यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0 और पाई के बीच का एंगल। ठीक है, इफ आइदर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से अगर कोई भी एक वेक्टर का 0 हो जाएगा, तो उन दोनों में से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं हो पाएगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, थीटा डिफाइंड नहीं हो पाएगा, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए यहाँ से कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया मैंने मॉड ए बताया, मॉड बी बताया, और क्या बताया, साइन थीटा, और यहाँ पे एन कैप बताया। ठीक है,
अगर मैं दोनों तरफ मॉड ले लूँ मॉड, तो मॉड ए क्रॉस बी आ जाएगा, तो क्या होगा भाई मॉड ए मॉड बी, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। और देखो अगर मैं एन कैप का मॉड कर दूँ, एन कैप का मॉड, तो एन कैप का मॉड कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एन कैप। एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, तो वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम मॉड ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूज करेंगे। अगर सिर्फ ए क्रॉस बी अगर यूज कर रहे होंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एन कैप क्या शो करता है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, एक मिनट, चलिए देखिए नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें कैसे यूज करने हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें कैसे यूज करने हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा यूज करने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन करते समय काफ़ी यूज होते हैं। चलिए देखिए, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स ये क्वेश्चन करते समय काम आते हैं, और यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ए क्रॉस बी को अगर हम सोल्व कर रहे होंगे तो हमें एक वेक्टर ही देता है। ठीक है, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ए डॉट बी कैसा होता है भाई, ए डॉट बी होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो देन ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का बीच का एंगल या तो रहेगा जीरो, या तो क्या रहेगा जीरो, या तो दोनों का बीच का एंगल क्या रहेगा भाई, पाई होगा। ठीक है, या तो जीरो एंगल है दोनों के वेक्टर के बीच का, या तो पाई है, या तो ऐसे रहेगा, यानी कि दोनों वेक्टर या तो एक दूसरे पर लाई करेगा, या तो दोनों का डायरेक्शन रहेगा अपोजिट। ठीक है, दोनों का क्रॉस अगर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर कैसा होगा भाई, पैरेलल होगा। पैरेलल कहने का मतलब है कि कोलिनियर होगा। एक कंडीशन को याद रखिएगा, एग्जाम में 1 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा अगर जीरो है तो ए क्रॉस बी होता है जीरो के बराबर। थीटा इक्वल टू जीरो तो ए क्रॉस बी किसके बराबर भाई, जीरो के बराबर होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि देखिए ए डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा आपके पास मॉड ए मॉड बी और कितना साइन थीटा। थीटा मैंने जीरो बोल दिया तो यहाँ रखेंगे जीरो। ठीक है, तो साइन थीटा जीरो, तो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म हो जाएंगे जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो वेक्टर के बराबर। ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू देन ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी के बराबर। ठीक है, मॉड ए मॉड बी के बराबर होता है। ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस बी इक्वल टू कितना भी जीरो। ठीक है, अगर हमें सेम वेक्टर में अगर क्रॉस करने हैं, सेम वेक्टर में यानी कि ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी सी क्रॉस डी, तो उसका वैल्यू किसके बराबर भाई, जीरो के बराबर होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। क्यों होगा जीरो वेक्टर के बराबर, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों का बीच का एंगल बनेगा जीरो। और फॉर्मूला अगर यूज करेंगे क्रॉस का तो हमें यूज करने पड़ते हैं साइन, तो हो जाएगा साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, इसलिए सेम वेक्टर का क्रॉस होता है जीरो। ठीक है, सिमिलरली आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के का जो वैल्यू होगा वो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। याद रखिएगा, इसको सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। आई क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, इसको भी याद रखिए। ठीक है, आई जे के का जो वैल्यू होगा वो के कैप के बराबर, और जे के होगा आई के बराबर, और के आई होगा जे के बराबर। अगर याद करना है तो इसको अब साइक्लिक ऑर्डर में एक सर्कल बना लो और सारे को साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आई कैप यहाँ जे कैप समझिए, यहाँ के कैप। अगर आई जे में आई के साथ अगर जे को क्रॉस कर रहे हैं तो मिलेगा के, जे क्रॉस के आ जाएगा आई, और के क्रॉस आई हो जाएगा जे। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर क्रॉस करते हैं क्लॉकवाइज में तो साइन मिलता है नेगेटिव, यानी कि माइनस के होगा जे क्रॉस आई, यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं जे क्रॉस आई तो होगा माइनस के, और यहाँ के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि द एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, दो वेक्टर आपके पास है, एक वेक्टर यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे, दोनों वेक्टर के बीच एंगल मान लीजिए थीटा। अगर ये थीटा निकालना होगा आपके पास एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पहले से ही मौजूद है कि थीटा बराबर कैसे अप्लाई करते हैं भाई, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस में अगर यूज करना होगा तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। याद रखिएगा सिर्फ हम ए क्रॉस बी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए क्रॉस बी का मॉडुलस पहले निकालना पड़ेगा, फिर मॉड ए निकालना पड़ेगा, फिर मॉड बी निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इसका एंगल निकल जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ बताया हुआ है कि द एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन एज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ए क्रॉस बी बटा मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये दो वेक्टर के बीच एंगल का निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है कि दो वेक्टर ट्रायंगल को साइड को रिप्रेजेंट करे, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल के दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ए वेक्टर, यहाँ पे क्या भाई बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ ए मॉड ए क्रॉस बी। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को अगर डिनोट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो समझिए कि कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड को अगर मैं वेक्टर से डिनोट कर दूं, एक साइड ये एक साइड ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला होता है आपके पास मॉड ए क्रॉस बी, यानी कि जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है ना उसका ट्वाइस कर दीजिए तो निकल जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। कब होगा, जब दो पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड को वेक्टर से डिनोट करें। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, रोम्बस ये है कि रोम्बस के डायगोनल को अगर मैं वेक्टर से डिनोट कर दूं, रोम्बस के डायगोनल को अगर मैं वेक्टर से डिनोट कर दूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रोम्बस का एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी हो जाता है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिए, ये भी काम आते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, आप जैसे कि डॉट में पता है कि ए डॉट बी जो है ना वो बराबर होता है बी डॉट ए के बराबर, यानी कि डॉट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर होता है, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, याद रखिए इसको। ठीक है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये हुआ कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी जब भी बराबर होता है तो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, हमें माइनस का साइन लगाना पड़ जाता है। ठीक है, माइनस का साइन। फिर ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी वेक्टर, देखिए अगर ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी अगर इसको क्रॉस करने हैं तो हम पहले क्रॉस करेंगे ए में बी के साथ तो होगा ए क्रॉस बी, फिर प्लस माइनस फिर करने हैं ए में सी के साथ तो हो जाएगा ए क्रॉस सी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई क्रॉस में, ऑर्डर। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी, देखिए क्रॉस में ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर याद रखिए कि अगर ए वेक्टर फर्स्ट में है तो हमें जब क्रॉस कर रहे होंगे तो ए पहले ही होना चाहिए, ए क्रॉस बी ए पहले आना चाहिए, ए क्रॉस सी ए पहले आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप अगर ऐसे कर रहे हैं क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर, अगर ये यहाँ पे है, अगर क्रॉस करने हैं तो अगर ए बाद में है तो लिखा जाएगा बी क्रॉस ए प्लस माइनस सी क्रॉस ए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अब देखिए लेमडा अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और हमें ए क्रॉस बी में अगर लेमडा से अगर करने हैं मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे भाई, या तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप क्रॉस कर लो बाद में लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, नहीं तो पहले आप लेमडा में ए से मल्टीप्लाई कर लो बाद में बी के साथ क्रॉस कर लो, नहीं तो पहले आप लेमडा में बी से मल्टीप्लाई कर लो बाद में ए के साथ क्रॉस कर लो भाई। यानी कि दो आप इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस मतलब तीनों का सेम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, दो वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है, दोनों का अगर हमें करना है क्रॉस, मतलब ए क्रॉस भी निकालना है। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ये है, एक वेक्टर के पास इस तरह से कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा, और हमें इन दोनों का करना है क्रॉस, मतलब ए क्रॉस भी निकालने हैं। तो हम कैसे निकालते हैं भाई बेसिकली, ठीक है। तो कैसे निकालने का फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक रो में आई कैप जे कैप के कैप, फिर एक रो में लिखते हैं सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, सेकंड जो थर्ड रो है आपके पास उसमें लिखा जाएगा सेकंड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। और इसको सोल्व करने पड़ते हैं। तो सोल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट अगर आपको सोल्व करने आता है तब इसको सोल्व कर सकते हैं। आप इसको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लोग एक्सपेंड कर लो। जनरली आप क्या कीजिए कि आप इसके एलोंग एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट रो के एलोंग। तो आई कैप, इसका साइन प्लस में यहाँ दीजिए चाहे मत दीजिए, अब ये हटेगा तो क्या बचेगा बताइए, A2 आएगा, A3 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा भाई। फिर ये इसका साइन माइनस में, तो यहाँ लिखिए माइनस जे कैप, फिर ये हटा और ये हटा तो क्या बचेगा, A1 आएगा, A3 आएगा, B1 आएगा और क्या भाई B3 आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा के कैप, फिर क्या आएगा बताइए, A1 आएगा, A2 आएगा, B1 आएगा और B2 आएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करने हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ तो क्या भी लिखेंगे हम, A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B3 माइनस B1 A3, फिर प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरह से सोल्व किया जाता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। देखिए समझिएगा, एग्जाम्पल क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैंने एक वेक्टर लिख लिया यहाँ पे 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर आपके पास है ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और पूछ लिया ये कि बताओ भाई आप a क्रॉस b बताओ, a क्रॉस b। फिर क्या पूछेगा आपसे कि मॉड a क्रॉस b बताओ, यानी कि a क्रॉस b का मॉडुलस बताओ, ये दोनों बताओ। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले क्रॉस यानी कि a क्रॉस b निकालेंगे, तब इसका मॉडुलस निकाला जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b मेरे को निकालना है, और दोनों वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में है, अगर इसका निकालना है हमें मॉडुलस, तो यहाँ लिखा जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि एक रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर दूसरी रो में क्या लिखते हैं भाई, जो पहला वेक्टर है आपके पास उसका स्केलर कंपोनेंट 2 3 4, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 3 4 6, और इसको सोल्व कीजिए तो इसके एलोंग इसको एक्सपेंड कीजिए, तो आएगा आई कैप, तो ये हटा और ये हटा, तो 36 18, 18 में से 16 घटाइए, 18 माइनस 16, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, ये हटा और ये हटा बताइए, सॉरी ये हटा और ये हटा, तो 12 माइनस 12, 12 माइनस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ बताइए के कैप, ठीक है, ये हटा उसको छूइएगा नहीं, कट जाएगा, ठीक है। ये हटा तो मिलेगा 12 माइनस कितना भाई 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, सही लिखा ना मैंने 12 12, ठीक है। या 18 में से अगर मैं 6 घटाऊँ तो कितना मिलेगा बताइए 2 आई कैप, ये तो हो जाएगा 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या मिलेगा 3 के कैप, ये हुआ भाई। तो ये आंसर हुआ आपके पास ए क्रॉस बी का। इस तरह से हम दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं जब कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा होता है। और सवाल क्या था इसका कि आप इसका मॉडुलस भी बताइए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी बताइए। और आपको पता है कि मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, मॉड ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कितना होता है भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई तो वाई कटर में यहाँ पे नहीं है तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 0, और प्लस कितना भाई 3 का स्क्वायर, ये हुआ भाई। तो यहाँ मिलेगा 9, यहाँ मिलेगा 4, तो मिलेगा 13। तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी के मॉडुलस को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका वेक्टर का पूरा थ्योरी पार्ट खत्म। नेक्स्ट
वीडियो में हम बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेक्टर पे रिलेटेड, ठीक है। उस वीडियो को सही से देखिए, साथ साथ इस वीडियो को भी सही से देखिए, पूरा वीडियो को देख जाइए और सही से देखिए आराम आराम से। जो भी मैंने बताया हुआ है सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दिए हुए हैं वेक्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।